Hello everyone, I welcome you all to my channel Education World, and I'm just trying to help you with some of the questions which has been asked in the last year in the CBSE examination for grade 10. So why I have taken last year questions, students, so that you can get an idea that what kind of questions could be asked in the examination, and it is really helpful to basically practice these questions because you will get an idea कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं एग्जाम में. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको एक बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जाना चाहिए. सो हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर, बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स एज वेल दैट वॉट दे डू, दे इवन नो द आंसर बट दे गॉट कन्फ्यूज बेसिकली विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की पूछा क्या हुआ है एंड इसका रीज़न क्या है. क्योंकि आप लोग पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हो, उनके साथ में आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, बट येस, I'll say that 40% of the students are there who don't practice the questions with the answer, right? And प्लीज़ लुक एट द क्वेश्चंस कि किस आंसर के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बेसिकली सेम आंसर हम कौन कौन से क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, कितनी फॉर्म्स में सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका आंसर सेम ही होगा. सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ बेसिकली मैंडेटरी टू प्रिपेयर हेयर, एंड दैट यू कैन डू बेसिकली टू प्रैक्टिस द लास्ट ईयर क्वेश्चंस. So here I have taken basically the questions of year 2022. So I have taken the 5 marker question at first. The reason behind it is that I have chosen the 5 marker questions first is that do you know that it is my strategy that to prepare the 5 marker question first, क्योंकि उसमें से बहुत सारे आपके 2 marker question ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं. 1 marker भी इवन आप बहुत सारे कवर कर लेते हो 5 marker क्वेश्चन से. तो आप जब प्रैक्टिस करोगे 2 marker क्वेश्चंस की या फिर 1 marker क्वेश्चंस की, तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए हैं क्योंकि आपने 5 marker क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया. क्योंकि एक 5 marker क्वेश्चन से लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो जाते हैं जो 2 marks में पूछे जाते हैं, राइट. सो दिस इज़ माई ट्राई बेसिकली टू गिव यू द perfect answer. I have tried here to give you 2 ways that how you can write or present your answer. So please look at this and let me know if I can change anything here. And if you like this, so please subscribe and like my video. Right, so just look at the screen. Let's take our first question today, and this is as I told you that it is the question of 2022. That was the COVID time, so few questions are there which has been asked because you know कि उस टाइम पर क्या था, आपके 2 टर्म्स में एग्जाम्स हुए थे, तो 4 questions are there जो पूछे गए थे बेसिकली, और उसमें भी चॉइस थी आपके पास में. सो आप देखोगे चॉइसेस में भी इवन क्वेश्चन सिमिलर है, आंसर उसके आप लिख सकते हो सिमिलर वे में, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ways में लिखने की ट्राई की है ताकि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप लिख सको. So let's take first question, that is democracy is a better form of government than any other alternative. So analyze the statement. सबसे पहले I want to tell you कि जब इस तरह के आंसर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि analyze the statement, तो उसमें आप ट्राई करो कि इंट्रो और अपना कंक्लूजन पार्ट जरूर ऐड करो, क्योंकि एनालाइज का मतलब है कि वो चाह रहे हैं, एग्जामिनर चाहता है कि आप अपना एक व्यू दो बेसिकली उस पर जो भी आप पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप प्लीज़ 2 लाइन का एक कोई भी कंक्लूजन पार्ट ऐड करो अपना ओवरऑल बेसिकली कंपाइलेशन करके आंसर का. एंड इट इज़ बेटर टू ऐड बेसिकली दिस कंक्लूजन पार्ट इन एवरी क्वेश्चन अगर आपके पास में टाइम है. सो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो उसको ऐड. अगर नहीं है टाइम देन यू कैन ऑल्सो लीव दिस पार्ट. ओके, सो लुक हियर एट द स्क्रीन, आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन. दिस इज़ द फर्स्ट वे टू राइट दिस आंसर. सो आई हैव एडेड हियर द इंट्रो पार्ट एज वेल, जिसमें एक लाइन केवल मैंने क्वेश्चन से ली है, आप भी वैसा कर सकते हैं. दिस इज इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी इज़ नोन एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज आप फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखोगे तो मैंने कुछ की वर्ड्स लेकर के पॉइंट्स से उनको मेंशन किया है और उसके बाद उन की पॉइंट्स को या वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर आप ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ बच्चे को आंसर तो पता है, तो एक ओवरऑल वो आपका देखेगा कि बेसिकली आंसर उसने प्रेजेंट किया है, बच्चे ने अच्छी तरह से, स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया है अच्छी तरह से. सो यू विल हैव द बेटर चांस बेसिकली टू स्कोर द गुड मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ आंसर. जब आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो आंसर तो आपके पास बेटर चांसेस है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो. सो लुक हियर द फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबल.
as we know that in a democracy people are their rulers and have control over the rulers, or we can say their representatives. So people also participate in decision making. Therefore it is a basic outcome of democracy that it produces a government accountable to people. How the government is accountable to people? Because we are the people who basically choose the government, and also we can ask the questions to the government whenever we feel that these rules and regulations are not according to the constitution or not according to the needs of the society. So that time we can counter back to the government. So that's why we can say that in that way government is accountable in a democratic nation, or a democratic government is accountable. Second point you will see, responsive. So government is responsive as well. The people have the right to question the government and check if it is beneficial for the country or not. So democratic government is responsive at it fulfills the expectations of the citizens. अब हमने ठीक है आंसर तो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट से कि क्या आप जो रूल्स रेगुलेशंस बेसिकली अप्लाई कर रहे हो नेशंस में, क्या वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, राइट. बट इट इज़ ऑल्सो द बेसिकली वी कैन से ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव द responses to the question of the queries of the people, of the doubts of the people. So that is the thing, that the government is responsible in a democratic nation as well. If we as a people or as a citizen have some of the question in our mind, have some of the doubts in our mind related to some of the rules and regulations and the decisions of the government, then the government is totally responsive for that. Third thing you will see, legitimate. So government, democratic government is also legitimate, and the reason is क्योंकि आपको पता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, बेसिकली जो वो वर्क करती है बेसिकली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो लुक हियर, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, सो द पीपल कैन फाइंड आउट दैट डिसीजंस आर टेकन थ्रू करेक्ट प्रोसीजर्स. इट मेक इट लेजिटिमेट. सो दैट इज़ द थिंग कि गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो वी एज अ पीपल नो कि क्या प्रोसीजर्स हैं, किसी भी रूल्स को, रेगुलेशंस का डिसीजन मेकिंग करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है, किस वे में वो कर सकती है, क्या प्रोसीजर्स है. सो दैट इज़ द थिंग दैट मेक द गवर्नमेंट लेजिटिमेट ऑल्सो. द फोर्थ थिंग यू विल सी हियर, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. सो दैट इज़ द बेसिकली वी कैन से मेन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी. क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम हुआ था, आई होप आपने पॉल साइंस में पढ़ा होगा कि बेसिकली दिस इज़ द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट कि कंट्री से, अगर आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो कंट्री से बेसिकली इनइक्वालिटी को रिमूव करना. क्योंकि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी का फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि इक्वालिटी को मेंटेन करना सोसाइटी में. सो इट रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी ऑल्सो, बिकॉज इट ट्राई टू बेसिकली रिमूव द पॉवर्टी एंड प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सेक्शन in the society. So look here what I have written to explain it. Democratic government works for political, social as well as economic equality by giving equal opportunities to each group of the society and trying to reduce poverty. So democratic government political way mein, as we know that as a citizen of India, as we have a democratic government, so we all have the equal right for the voting, right. So we have the equal political powers. The second thing you will see that the social equalities are also there, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर किसी को सोशल बेसिकली इक्वालिटीज़ मिली हुई हैं. इकोनॉमिक इक्वालिटी, सो दैट वी हैव सीन कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम भी हुआ था तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे उनको ये कहा गया कि मींस उनको कुछ प्रोविजंस दिए गए, एंड दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन. सो दैट वी हैव सीन कि जो भी वीकर सेक्शंस थे उनको ऊपर उठाने के लिए हमेशा गवर्नमेंट ट्राई करती है. सो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, हर तरफ से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है, एंड इट ट्राई टू रिड्यूस द पॉवर्टी. दैट वाज द डिसीजन वी कैन से रिजर्वेशन वाला. अगर आप उसको लोगे तो वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने का था, क्योंकि पॉवर्टी आप देखोगे कि कुछ सेक्शंस में बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ नहीं थी. तो उसको इक्वल करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए नई नई स्कीम्स भी इवन गवर्नमेंट लेकर के आती है. वहाँ पर भी इक्वल स्टेटस देने के लिए इकोनॉमी में, इकोनॉमिक बेसिकली स्फेयर में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, राइट. आज भी गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए नई नई स्कीम्स लाई जाएँ, राइट. सो दैट इज़ द थिंग. फिफ्थ आप देखोगे एनहेंस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. तो आप देखोगे हाउ बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन्स.
So, democracy enhances dignity to its citizens by providing them legal rights, as the societies in most of the countries have been dominated by some groups. So, the social inequalities based on gender and caste have been rejected in democratic nations. So, we know as a democratic nation, हमारे यहाँ पर भी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, even before that also, it was taken care by our leaders कि जो भी कास्ट इनक्वालिटीज़ हैं, जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए सोसाइटी से, ताकि हर किसी को बेसिकली एक इक्वल डिग्निटी दी जाए एज अ सिटीजन इन इंडिया. सो दैट इज़ द थिंग इन विच for which basically the democratic government also work. So at the end you will see that on the basis of these points I have added here the conclusion part, so you can also do the same. So at the end, on the basis of these points, we can say that democracy is better than other forms and it transforms people from the status of a subject into that of a citizen. So that is a basically conclusion part. जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर वाइंड अप कर सकते हो विद एडिंग अ कंक्लूजन पार्ट, सो इट विल बी इम्प्रेसिव फॉर द एग्जामिनर. अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज एनालाइज द रीजन फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. आंसर्स समहाउ सेम ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिकली आप देखोगे इन्होंने घुमाया है या फिर थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन आप देखोगे आंसर इसका सेम ही आपको लिखना है. लेकिन मैंने यहाँ पर एक सेकेंड वे लिया है अपने आंसर को लिखने का, तो आपको जो भी वे ईजी लगे आप वो चूज़ कर सकते हो अपने आंसर को लिखने के लिए. सो दिस इज़ द सेकेंड वे टू राइट द आंसर. Just look at the screen. So democracy got overwhelming support all over the world. There are many reasons for this. I have added here a small intro part. The first one I have written here the basically direct point. So आप ऐसा भी कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट वे में लिखोगे सो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव, लेकिन अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. राइट, सो इट इज़ अपॉन यू कि आप कौन सा वे बेसिकली ज़्यादा प्रेफर करते हो लिखने का आंसर. Look here, rulers are elected by the citizens in a democratic nation. So people are the main power in a democratic nation. Second point is here, people participate in decision making, so it gives them equal power to the representative and also improve the equality of the decision making. Third, democracy enhances the dignity of the people. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts in the nation. Democratic government is more accountable than it is better form of the government. So these are the 5 points which I have added here. Already ये 5 points somehow हमने discuss किए हैं first question में. So let's discuss in detail the first point. Rulers are elected by the citizens in a democratic nation. So people are the main power in a democratic nation. So that you know, क्योंकि जब भी basically elections होते हैं तो एक democratic nation में लोगों के पास में powers हैं कि वो अपना representative किसको choose करें. So that is the thing कि अपना क्या क्या propaganda basically लेकर आती हैं political parties हर एक इलेक्शंस में. आपको कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा सूट करती है, कौन सी पार्टी आपके लिए ज़्यादा प्रोविजंस बेसिकली लेकर के आती है, उनके बेसिस पर हम कौन कितना काम करेगा हमारे लिए, हमको बेसिकली उनके इलेक्शंस के जो रेजोल्यूशन है उसमें ही पता चल जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से वी चूज़ आवर गवर्नमेंट. राइट, सो वी आर द मेन पावर एज अ सिटीजन. जब तक गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसीज़ या फिर एजेंडाज अपने नहीं रखेगी हमारे सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़, तब तक हम इलेक्शंस में उनको वोट नहीं कर पाते. एंड दैट इज़ द थिंग कि पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉमिसेस भी करने पड़ते हैं, काम भी करने पड़ते हैं अगर उनको पावर में रहना है. राइट, सो दैट इज़ द थिंग कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो मेन पावर्स है. अगर हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे दैन दे कांट कम बेसिकली इन दी पावर. सेकेंड थिंग यू विल सी पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, सो इट गिव्स देम इक्वल पावर टू द रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग. सो हाउ वी participate in the decision making, because we choose our representatives, so that's why those representatives are taking the decision on behalf of us. Right, so that is the thing that how we participate in the decision making. थर्ड आप देखोगे डेमोक्रेसी, और ऐसा भी है कि जब हम किसी रूल्स रेगुलेशंस को बेसिकली हमें लगता है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, सो वी कैन क्वेश्चन ऑन दैट बेसिकली वी कैन से डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. सो दैट इज ऑल्सो द थिंग कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द पीपल, दैट वी हैव सीन, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको इक्वल स्टेटस दिया जाता है रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर, क्लास, स्टेट एंड कास्ट. सो दैट इज़ द थिंग कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्रिंसिपल सबसे पहला इक्वालिटी है. सो दैट्स व्हाई इट
enhance the dignity of the people as well. Fourth आप देखोगे democracy provides a method to deal with differences and conflict in the nation. Democracy में आप देखोगे इंडिया के एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन, लेकिन उसके बाद भी इतने डिफरेंसेस के साथ में भी, इतने कल्चरल डिफरेंसेस के साथ में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है इंडिया में. रीज़न इज़ बेसिकली क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं. सो देर इज़ नो पॉइंट टू बेसिकली हैव द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल, राइट. सो दैट इज़ द थिंग कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंसेस के साथ में डील करना जानती है और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो उन डिफरेंसेस के वजह से नेशन में. सो इट बेसिकली डू सम ऑफ द प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू दैट. Fifth, you will see democratic government is more accountable, thus it is a better form of government. So that we have seen in the first point as well, in the first question, first way to write the answer. So there we have seen कि democratic government more accountable है क्योंकि लोग इसको चूज़ करते हैं, लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. सो दैट इज़ द थिंग दैट इट इज़ मोर अकाउंटेबल. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, जिसमें आपके पास में जो चॉइस थी वो भी समहाउ सिमिलर ही थी. इसमें आप अगर देखोगे तो आप वही सेम मीन्स वे में आप अपना जो कंक्लूजन पार्ट है वो ऐड कर सकते हो. एज आई टोल्ड यू, अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा, बट इट इज़ योर चॉइस कि अगर आपने ऑलरेडी 5 मार्क का क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं सो इट इज़ सफिशिएंट. लेकिन आई प्रेफर बेसिकली एंड आई आस्क ऑल माई स्टूडेंट टू राइट at least 6 points if you know to write in a 5 marker question. So 5 marker अगर क्वेश्चन अगर आप at least 6 points लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं सेफर साइड हो जाओगे, क्योंकि कोई एक पॉइंट भी आपका मीन्स थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो उसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट में मार्क्स मिल सकते हैं. सो दैट इज़ गुड बेसिकली टू एड 1 एक्स्ट्रा पॉइंट हियर, बट येस यू हैव टू लुक एट द टाइम ऑल्सो. अगर टाइम है आपके पास में तब आप ऐसा करो. अगर आप श्योर हो कि आपके 5 के 5 पॉइंट्स बेसिकली वैलिड हैं देन देयर ऑल्सो नो नीड to basically add extra point here, right? So that is upon you. Now let's discuss the second question, that is examine the factors which facilitate globalization in India. सो ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे फैसिलिटेट किया गया है इंडिया में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में. सो मैंने इसको अगेन कुछ पॉइंट्स में लिखा है, कुछ की वर्ड्स लेकर के उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया है. मैंने यहाँ पर कोई इंट्रो पार्ट ऐड नहीं किया है, बट इफ़ यू पीपल वॉन्ट यू कैन ऐड हियर एज इन द सेम वे विच एज आई हैव डन इन बेसिकली इन द फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप इंट्रो पार्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो. एज I'll say that the factors which facilitate globalization in India are, so the first is here transportation. How transportation facilitate globalization in India? तो आप देखोगे पुराने टाइम में मीन्स एंशियंट टाइम में जब इंडिया के पास में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था तब ट्रेड करना इतना इजी नहीं हुआ करता था, तब सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेड हुआ करता था, राइट. लेकिन आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो नई नई इंडस्ट्रीज़, नई नई कंपनीज़ बेसिकली प्लांट्स अपने सेटअप कर रही हैं इंडिया में. सो अभी तो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हर एक वे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. सो दैट इज़ द थिंग कि ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छा रोल प्ले करता है बेसिकली किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंडिया के. सो दैट इज़ द थिंग विच फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. सो लेट्स लुक व्हाट आई हैव रिटन इन दिस पॉइंट. ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया बिकेम ईजियर बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी which played an important role in easy transportation of goods from one place to another. अब देखोगे कि जब ब्रिटिशर्स भी इवन यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले काम किया था रेलवे सिस्टम पे, मतलब कुछ टाइम बाद उन्होंने काम किया रेलवे सिस्टम के ऊपर ताकि उनके लिए इजी हो जाए जो भी रॉ मटेरियल्स उसको ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर. सो दैट इज़ द थिंग कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आप देखोगे कि कुछ लास्ट अगर हम 50 या 100 ईयर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है हर एक वे में इंडिया के. सो दैट इज़ द थिंग कि नाउ इट इज़ इजी बेसिकली टू ट्रेड द गुड्स और टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन. सो हाउ कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली वी कैन से द फैक्टर विच फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया as it is now easy to communicate even to the
basically we can say far places. So due to good technology in the last 50 years, India has set up communication with other nations and improved trading relations with great world powers through telegraph, telephone, mobile phone and fax, which access information instantly. So that is the thing. आप देखोगे कि that because of the good communication, also because of the good communication, अब इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं बाकी नेशंस के साथ में भी फास्ट, क्योंकि अब कम्युनिकेशन हो गया है, टेलीग्राफ्स आपके पास हैं, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, फिक्स फैसिलिटीज़ हैं, तो इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन आप इजीली पास कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत जल्दी. सो दैट इज़ द थिंग विच ऑल्सो बेसिकली फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. यहाँ पर तो स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में पूछा गया है, लेकिन अगर इंडिया को मेंशन नहीं करके भी पूछा जाता है जनरली कि कौन कौन से फैक्टर्स फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को इवन ऑन द वर्ल्ड लेवल, देन ऑल्सो यू कैन ऐड द सेम पॉइंट्स और आप एग्जाम्पल्स में इंडिया का नाम डाल सकते हो. थर्ड आप लिखोगे ट्रेड बैरियर्स. सो डू यू नो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर काफ़ी ट्रेड बैरियर्स थे, बाहर की जो कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज़ थी. इवन इंडिया ने आइसोलेशन पॉलिसी भी कुछ टाइम के लिए अडॉप्ट की थी, राइट. सो ट्रेड ज़्यादा नहीं था इंडिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ में आफ्टर इंडिपेंडेंस. लेकिन जब हमने देखा कि हमें इन चीज़ों से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इन पॉलिसीज़ से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, तो इंडिया ने वो ट्रेड बैरियर्स हटाए, उनको ईजी किया. और आप देखोगे कि बहुत सारी इवन वर्ल्ड लेवल पर एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं ट्रेडिंग, बेसिकली वी कैन से ट्रेडिंग एरियाज़ में, ताकि जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी इवन दूर भी जो कंट्रीज़ हैं, सो वो भी क्या कर बेसिकली उनके बीच में कुछ वी कैन से ट्रीटी टाइप साइन होती हैं, राइट, ताकि उनके लिए एक आपस में ट्रेड करना ईजी हो जाए. सो दैट इज़ द थिंग कि अगर ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा नहीं होंगे, पॉलिसीज़ ईजी होंगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ या फिर जो प्लांट्स हैं दूसरी कंपनीज़ के, वो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, राइट, आपसे आपकी कंट्री से ट्रेड करना चाहेंगे. सो ट्रेड बैरियर्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स जब हटाए गए, उन पर काम किया गया, पॉलिसीज़ को ईजी बनाया गया, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ इंडिया के अंदर, एंड इट हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट. Basically it had helped a lot to Indian economy basically, right. Look for the flexible government policy. So as I told you कि अगर government policies क्या होंगी, flexible होंगी, easy होंगी basically, तो ज़्यादा से ज़्यादा countries या फिर जो एजेंसीज़ हैं या फिर आपकी ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे आपकी कंट्री में. तो जब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल हुई हैं, इंडिया में इतनी हार्श पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं करती ट्रेडिंग के ऊपर. सो दैट इज़ द थिंग कि जिसकी वजह से ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो फैसिनेटेड हुई हैं इंडिया के टूवर्ड्स एंड वो ट्रेड कर रही हैं इंडिया से. उसके अलावा है ओपन मार्केट. सेम आई वॉन्ट टू टेल यू कि जैसे मैंने आपको बताया था बेसिकली ट्रेड बैरियर्स में, सो ओपन मार्केट सिस्टम पहले इंडिया ने नहीं किया था. जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे कुछ सालों बाद इंडिया ने इसको शुरू किया. दैट नाउ आवर मार्केट्स आर ओपन फॉर एवरीवन, मींस फॉर सम ऑफ द कंट्रीज, राइट. सो उसके बाद में आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंडिया के अंदर, बहुत सारी कंपनीज आई हैं, बहुत सारी इंडिया बेसिकली इंडस्ट्रीज़ आई हैं इंडिया के अंदर. सो दैट इज़ ऑल्सो द थिंग कि जिसने फैसिलिटेट किया है ग्लोबलाइजेशन को इंडिया के अंदर. सो एज नाउ यू विल सी कि इंडिया की जो मार्केट है ना बेसिकली वो भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फिर कोई भी कंपनीज़ आकर के अपने प्लांट्स यहाँ पर सेटअप करती हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली उनको कंज्यूमर्स यहाँ से ज़्यादा मिल जाते हैं. दूसरी चीज़ें हैं कि उनको यहाँ पर लेबर भी सस्ता मिल जाता है, राइट. सो दैट इज़ द थिंग कि यहाँ पे मार्केट्स में इन्वेस्ट करना दूसरी कंपनीज़ के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल ही होगा. सो एज नाउ इंडिया हैज़ स्टार्टेड इन ओपन मार्केट पॉलिसी सो दैट द कंट्रीज़ वांट टू एस्टैब्लिश देयर प्लांट्स इन इंडिया विच इम्प्रूव और provide them a big market system and large scale supply. So supply we know हम second largest population है world में, so there is a large supply in India only. और यहाँ से दूसरी जो countries है वहाँ पर भी इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बना करके बेचा जाता है. So that is the thing. उसके अलावा यहाँ पर जो भी कंपनीज आती हैं उनको बेनिफिट ही होता है, क्योंकि we are a second largest population nation.
उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक कंक्लूजन पार्ट अगेन ऐड किया है। द अबव फैक्टर्स इनेबल द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिसाइड दीज चीप लेबर एज आई टोल्ड यू। कि इसके अलावा जो कंपनीज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं उनको चीप लेबर मिल जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो चीप लेबर भी मिल जाता है। एंड वी आर अ बेसिकली एग्रीकल्चर नेशन एज वेल, तो रॉ मटेरियल्स की भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर ईजिली। तो ये सारी चीज़ें भी हैं बेसिकली जो फैसिलिटेट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में। उसके अलावा आप देखोगे चॉइस में एक क्वेश्चन है दैट एसेस हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ टच्ड द लाइफ ऑफ लार्जर सोसाइटी। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कनेक्टेड है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ वहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिया को मेंशन करके पूछा गया था, यहाँ पर जनरली या ओवरऑल उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर भी मैंने इवन कुछ पॉइंट्स में ही लिया है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन मैंने अगेन की पॉइंट्स कुछ लिए हैं और उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया है। सो फर्स्ट की पॉइंट आई हैव टेकन हियर मोर चॉइसेस टू इंडियन कंज्यूमर्स। तो दैट इज़ ऑल्सो द थिंग कि अब ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट कैसे किया है सोसाइटी को। सो मोर चॉइसेस टू इंडियन कंज्यूमर्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, इवन आप जनरली भी लिख सकते हो दैट मोर चॉइसेस टू दी कंज्यूमर्स नाउ, राइट। तो अगर इंडिया को स्पेसिफिकली मेंशन करके नहीं पूछा गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स एंड बिकॉज ऑफ इट पीपल हैव मोर चॉइसेस नाउ क्वालिटी वाइज। अब हर एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसके जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो मार्केट में। सो इसके लिए इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में और जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं। और दैट इज़ द रीज़न बेसिकली कि हमारे पास में चॉइसेस तो ज़्यादा है ही, लेकिन क्वालिटी वाइज भी वी कैन से कि हमें चीपर रेट्स पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें और चीपर रेट्स पे ईज़िली मिल जाती हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट्स में। अब आप देखोगे कि बेसिकली हर एक जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उसको अच्छी क्वालिटी के ही सेल किए जाएँ, ताकि आपका एक ब्रांड बेसिकली बन सके राइट मार्केट में। सेकेंड पॉइंट यू विल सी हियर इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। जैसे जैसे कंट्रीज़ के कनेक्शंस आपस में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे बेसिकली वी कैन से कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है कंट्रीज़ के आपस में, तो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, राइट कुछ कंपनीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का। सो दैट इज़ द थिंग कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो रहे हैं कंट्रीज़ को, दोनों को ही, जो अपने प्लांट्स को बेसिकली इस्टेब्लिश करती है, सेटअप करती है दूसरी कंट्रीज़ में, और जहाँ पर जिस कंट्री में प्लांट्स को सेटअप किया जा रहा है दोनों ही कंट्रीज़ को क्या हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी अपना प्लांट सेटअप करती है किसी नेशन में तो उनको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको बेसिकली दूसरा मार्केट सिस्टम मिल जा रहा है, उनको एक बेसिकली वी कैन से दूसरे एरियाज़ मिल जा रहे हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो उनके कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग आप देखोगे कि उस कंट्री को कैसे बेनिफिट हो रहा है जहाँ पर वो प्लांट सेटअप किया गया है, तो उनको बेनिफिट हो रहा है कि आपको जो भी स्पेस आपका ऑक्यूपाई करती हैं कंपनीज़, उनका आपको रेंट मिल रहा है, आपको टैक्सेस पे वो कंपनीज़ कर रही हैं, आपके पास में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास में नई नई टेक्नोलॉजी है, राइट आपके जो लोग हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं। सो जॉब सिस्टम इज़ ऑल्सो देयर, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी भी नेशन को। अगर नई नई कंपनीज़ आ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, तो वो आपके लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड कराएंगी, राइट। सो दैट इज़ द थिंग कि दोनों ही बेसिकली वी कैन से कंट्रीज़ को बेनिफिट हो रहा है। सो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, जब जैसे जैसे कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टेडनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। थर्ड आप देखोगे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। सो व्हाट वी हैव सीन कि जैसे जैसे कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हो रही हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं नई नई टेक्नोलॉजीज़ कंट्रीज़ के पास में आ रही है, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ आइडियाज़ है तो मैं किसी से मिलूँगी तो मैं अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करूँगी, राइट। जब हमारी कंट्री में कोई दूसरी कंपनीज़ आएंगी तो उनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी के या फिर कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी के आइटम्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, सो वी विल कम टू नो कि अच्छा ये भी टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग कि वी आर बेसिकली लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। सो देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और अभी तो ये भी है कि कंट्रीज़ आपस में बेसिकली कुछ वी कैन से कोलैबोरेशंस करके क्या करती हैं, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करती हैं, राइट। सो दिस इज़ द थिंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। सो एज आई टोल्ड यू कि जब भी कंट्री में कोई भी प्लांट सेटअप किया जाता है
तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई भी जो बेसिकली प्लांट है अपने साथ में वहाँ से लेबर को भी लेकर के आएगा, राइट। सो जैसे जैसे वो कंपनीज अपने प्लांट्स को सेटअप करेंगे वैसे वैसे आपकी कंट्रीज़ के लोगों को ही वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो कम हुआ है, क्योंकि उनके लोगों को जॉब मिल रही है, दूसरी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं तो उनके लोगों को जॉब दे रही हैं, कहीं ना कहीं नेशनल इनकम बढ़ रही है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग कि जो एमएनसीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ भी हैं वो प्रोवाइड करती हैं लोगों को अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब भी कंपनीज़ या फिर नए प्लांट सेटअप हुए इंडस्ट्रीज़ के, तो इंडियंस को जॉब्स मिली हैं, सो जॉब इंक्रीज़ होती हैं एंड वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है ये। फिफ्थ पॉइंट आप देखोगे, इम्प्रूव्ड इंडियन इकोनॉमी। सो इंडिया को स्पेसिफाई करके ही मैंने यहाँ पे लिखा है। एज आई टोल्ड यू कि जनरली अगर आप लिख रहे हो तो इंडिया को रिमूव करके इम्प्रूव्ड इकोनॉमी भी आप लिख सकते हो। सो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज एमएनसीज आर बीइंग सेट अप इन लार्ज नंबर। सो टैक्स हैज़ इंक्रीज एंड ऑल्सो कंपनीज आर पेइंग रेंट फॉर द एरियाज यूज्ड विच बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। सो बहुत सारे वेज हैं जिसकी वजह से हम या फिर वी कैन से गवर्नमेंट, जो भी कंपनीज या फिर प्लांट्स आ रहे हैं नए नए कंपनीज़ के या फिर इंडस्ट्रीज़ के, सो उनसे बहुत सारे बेनिफिट्स लेती हैं, टैक्सेस उनसे कलेक्ट कर रही हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, नए आइटम्स या फिर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, हमारे लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, राइट। हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है क्योंकि अब जॉब ज़्यादा है लोगों के पास में, हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेसिकली, जो भी कंपनीज आती हैं दूसरी कंट्री से तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो ये 4 क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया कवर करने का। आई होप दैट यू लाइक द वे ऑफ द आंसर्स एज आई हैव रिटन हियर। अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं देन आई एम ओपन टू द सजेशंस एंड इफ यू लाइक दीज आंसर्स बेसिकली, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and I will basically try to provide you with more questions of last year. Now I will try to take the questions of 2021 year so that I can help you in the same way कि आपको इजी क्वेश्चंस के मींस इजी वे में क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आइडिया हो जाए, राइट। और उसके साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए कुछ क्वेश्चंस की। आपको लैंग्वेजेस में जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, तो जब आप आंसर्स के साथ में उसका डिस्कशन देखोगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। क्योंकि हम चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, हम टॉपिक्स को देख लेते हैं, हम यूट्यूब से क्या करते हैं कि वीडियोज़ उठाए, हमने पूरा पूरा सुन तो लिया लेकिन हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो आप अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर जाते हो। लेकिन जब आप क्वेश्चंस के साथ आंसर्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह आपको उसका आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। सो प्लीज़ प्रिपेयर द क्वेश्चंस एज वेल विद द आंसर्स। आप वो चैप्टर्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, क्योंकि 1 मार्कर के लिए ऑब्वियसली आपको चैप्टर्स को रीड करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप प्लीज़ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। विल ट्राई टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।